नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। डेमोग्राफी पर सियासत। दरअसल सियासत तो डेमोग्राफी पर काफी दिन से चल रही है। सियासत इसलिए कहेंगे माफ कीजिएगा, सियासत इसलिए कहेंगे क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जब गर्म हुआ राज्य में, तब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुका था। इस पर कोई निर्णय सामने आ पाना अभी संभव नहीं है फिलहाल। अगर बीजेपी मतदाता पुनरीक्षण सूची की फिर से जांच चाहती है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल सर पर आ गया है। 20 अगस्त की तिथि थी, 20 अगस्त की तिथि है, माफ कीजिएगा, प्रकाशित करने की मतदाता सूची का। और मतदाता सूची अगर प्रकाशित हो जाती है उसके बाद उसमें फेरबदल करना, कई जगहों पर सूची का डेमो अब प्रकाशित भी किया जा रहा है। ऐसे में यह संभव नहीं कि अब फिर से वहां पर दोबारा से वोटर्स की पहचान की जा सके। ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल राज्य के पास नहीं है। तो इन्हीं सूची में दर्ज नामों के साथ चुनाव की तैयारी करनी होगी। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा ने आक्रामक तेवर अपनाया, दूसरी तरफ बाहरी भीतरी का खेल भी शुरू हो गया। घुसपैठ के मुद्दे पर जब भाजपा ने जेएमएम और कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहारियों को आड़े हाथों ले लिया कि रामगढ़ का मुखिया बिहारी कैसे बन गया। उनके आड़े हाथों लेने के बाद यह देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या महागठबंधन को बिहारियों से खतरा है, महागठबंधन के किस दल को बिहारियों से खतरा है। अगर जेएमएम का वोट बैंक, जेएमएम जैसा मानती है कि जेएमएम का वोट बैंक झारखंड के आदिवासी हैं, तो क्या कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक भी आदिवासियों तक ही सीमित है, या कांग्रेस और आरजेडी को बिहारियों का साथ भी चाहिए चुनाव जीतने के लिए? सवाल कई हैं, जवाब अनसुलझे हैं। समझेंगे अतिथियों से, लेकिन पहले देख लीजिए रिपोर्ट, फिर करेंगे रुख अपने अतिथियों का। झारखंड की डेमोग्राफी पर गरमाई सियासत। सीएम ने पूछा, रांची की आबादी कैसे बढ़ी? बोकारो जमशेदपुर की जनसंख्या कैसे बढ़ी? अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। एक और बांग्लादेशी घुसपैठिए पर बीजेपी आक्रामक है, संथाल में बदल रही डेमोग्राफी पर हमलावर है। दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में कहा है कि रांची, बोकारो और जमशेदपुर की आबादी कैसे बढ़ी, पहले बीजेपी ये बताए। सीएम से पहले कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी बाहरी भीतरी का मुद्दा उठाया था। शिल्पी नेहा तिर्की ने पूछा था कि रामगढ़ में कैसे बिहारी मुखिया बन गया। शिल्पी ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है। कांग्रेस विधायक के बाद अब सीएम ने भी डेमोग्राफी पर सदन में बयान देकर सियासत गरमा दी है। हालांकि सरकार में सहयोगी आरजेडी इससे सहमत नजर नहीं आ रही। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को कहीं भी रहने का अधिकार है। देखिए, देश एक है, प्रदेश एक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई भी कहीं किसी राज्य में आशियाना बना कर रह सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए ये कोई भी बात बोलता है कि बाहरी भीतरी, ये सब बात नहीं करनी चाहिए। हमको भी, मैंने झारखंड में रह के, उड़ीसा में रह, छत्तीसगढ़ में रह के रोक रहा है। ये लोकतंत्र है, एक देश एक प्रदेश एक कानून है, देश के अंदर में रहना है, इसलिए ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। इधर बीजेपी ने कहा है कि जेएमएम के कई नेता दूसरे राज्य से हैं। उन्होंने कहा कि महुआ माझी, सुप्रियो भट्टाचार्य जैसे नेताओं से पहले पूछना चाहिए कि सीएम के बयान का मतलब क्या है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है, उससे सत्ता पक्ष को अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। यही वजह है कि हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ और उससे होने वाली डेमोग्राफी चेंज को जिस तरह से प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है और आज वो विमर्श का बिंदु बना है, और लोग अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से अपने आप को जुड़ा हुआ पा करके उनके साथ जो शोषण हो रहा है, जो यहाँ की जमीन लूटी जा रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद जो हो रहा है, उसके प्रति जो लोगों की आंखें खुल रही है, उससे इनका वोट बैंक खिसक गया है। और ये लगातार
हताशा और निराशा के शिकार हो गए हैं और इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के कारण डेमोग्राफी चेंज की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो सवाल उठाए हैं वो जायज है, चर्चा का विषय है। 20 साल के पहले का डेमोग्राफी हर शहर का बदल गया, केवल रांची का क्यों आप बात कर रहे हैं? लेकिन इनका जो मंशा है ये पाकुड़, साहेबगंज और संथाल परगना में मुस्लिम खासकर बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम डेमोग्राफी के अंतर्गत नहीं आता। यदि वो घुसपैठ है तो उस पर केंद्र सरकार को रोक लगानी चाहिए। हम बाहरी भीतरी की बात नहीं करना चाहते हैं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जो मौलिक प्रश्न उठाए माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर ध्यान तो देना होगा कि आखिर रांची के अंदर में ये देखना होगा कि रांची के अगल बगल के क्षेत्रों में जो इतनी आबादी बढ़ी और आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन कम होती गई और बाकी लोग बढ़ते गए, डेमोग्राफी चेंज करने की बात लोग करते हैं, तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि बड़े बड़े शहर जो हैं इस राज्य के, चाहे वो धनबाद हो, बोकारो हो, रांची हो, जमशेदपुर हो, इसमें जो आज से 50 साल पहले का जो था डेमोग्राफी था और आज जो चेंज हुआ है, तो ये तो विचारणीय प्रश्न है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से शुरू हुई सियासत अब राजधानी रांची की डेमोग्राफी चेंज तक पहुंच गई है। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठिए पर सवाल उठा रही है, जिसके जवाब में जेएमएम और कांग्रेस ने नया दाव चला है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, अजय लाल और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो संथाल की डेमोग्राफी अगर बदली है तो कहीं ना कहीं रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर का पॉपुलेशन भी इफेक्टेड हुआ है, होता भी है। निश्चित तौर पर 4 से 5 साल में हर जगह का पॉपुलेशन इफेक्टेड होता है, कहीं बढ़ता है कहीं घटता है। पूरे राज्य की जांच करा लेनी चाहिए अगर घुसपैठ का मुद्दा है तो, क्योंकि यह झारखंडियों का हित है, झारखंडियों के हित से जुड़ा मामला है। पूरे राज्य की जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर बाहरी और भीतरी की जांच होगी, अगर राज्य के दूसरे राज्य से बाहर रहने वाले, देश के दूसरे कोनों में रहने वालों को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलान किया जाएगा, तो यह निश्चित तौर पर एक भारतवासी की अस्मिता पर सवाल जरूर खड़े करने वाली बात है। रुक करते अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जेएमएम से अरुण वर्मा साहब है। अरुण जी स्वागत है आपका। जेडीयू से हमारे साथ सागर वर्मा साहब है। सागर जी बहुत स्वागत है आपका। सागर कुमार साहब बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह साहब हमारे साथ है। संजय सिंह जी स्वागत है आपका। आरजेडी से हमारे साथ कैलाश यादव साहब हैं। कैलाश जी बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी है। प्रतुल जी स्वागत है आपका। प्रतुल जी आज हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं कि बैकपैक पर जुड़े हैं? चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं। संजय सिंह साहब, शिल्पी नेहा तिर्की का एक बयान आता है कि रामगढ़ का मुखिया बिहारी है, यह एक बयान आता है। उसके बाद मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो का पॉपुलेशन कैसे बढ़ा? बिहारी है और जनसंख्या कैसे बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा? क्या बिहारियों से बढ़ने वाली जनसंख्या को INDIA गठबंधन घुसपैठ मानता है? बांग्लादेशियों की घुसपैठ जिस तरीके से होती है, जिस तरीके से देशद्रोह का मामला होता है, क्या बिहारियों का झारखंड में रहना घुसपैठ? आपने जो स्टोरी अभी चलाया उसमें मुख्यमंत्री जी का पूरा बयान था। मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में कहीं भी बिहारी या किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं लिया। उन्होंने इतना ही कहा कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो का जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, पॉपुलेशन चेंज हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये समाजशास्त्रियों का भी विषय है और एक जो राजनीति में है उनका भी विषय है। 1963 में यहाँ पर HEC की स्थापना हुई। 64 में बोकारो स्टील प्लांट लगा। 1907 में जमशेदपुर में टाटा स्टील आया और अब जो CCL और BCCL कहलाता है, उनका माइनिंग आज़ादी के पहले से चल रहा था। देखिए, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या का बनावट और समाज के विभिन्न वर्गों का जो उसमें अनुपात है, उसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक होता है। और डेमोग्राफी में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण होता है औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो झारखंड का औद्योगिकरण और शहरीकरण
एक चरण में हुआ था वो 60 का दशक। सर अतिथि ज्यादा हैं, आज संक्षेप में बात करें सर, थोड़ा सा मैं संक्षेप में ही बात। मैंने सवाल आपसे सीधा पूछा। बिहारी शब्द का प्रयोग आप नहीं, बिहारी को बाहरी मानते हैं, घुसपैठ मानते हैं? बिहारी शब्द का प्रयोग जो मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, शिल्पी नेहा तिर्की ने किया साहब, आपने वो उनका व्यक्तिगत राय होगा। मतलब आप लोग नहीं मानते हैं, हमारी गठबंधन नहीं मानता? हमारी पार्टी कभी भी किसी प्रांत विशेष के संदर्भ में कोई ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री जी के मतलब राष्ट्रीय पार्टी है तो जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कर सकते हैं, क्षेत्रीय दल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने सदन के भाषण में बिहारी शब्द का प्रयोग नहीं किया। अगर इस विमर्श में बिहारी स्टूडियो में लाया जा रहा है तो ये शायद आपका अपना निर्णय होगा। चलिए मैं प्रतुल साहदेव जी का रुख कर लेता हूं। प्रतुल जी, रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में सर्वाधिक पॉपुलेशन, जनसंख्या किसकी है? किसके चलते डेमोग्राफी चेंज हो रही है? अगर डेमोग्राफी बदलना इसको कहते हैं तो किसके चलते जनसंख्या वहां की चेंज हो रही है? किनके कारण डेमोग्राफी बदल रही है? देखिए, दो अलग अलग मुद्दों पे बात हो रही है अभिषेक। एक हो रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पे, और दूसरा हो रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर कह रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से आकर बसे हुए लोगों से कि उन्होंने डेमोग्राफी बदल दी। और वो कैसे कह रहे हैं ये मैं प्रूव कर दूंगा अगले 1-8 मिनट में आपको। लेकिन सबसे पहले देखिए, जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं वो इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 से गवर्न होते हैं। लेकिन आप जो जमशेदपुर, धनबाद और जो आप बोकारो की बात कर रहे हैं साहब, ये तो देश के दूसरे हिस्से से आकर हमारे ही देश के लोग हैं जो आकर बसे हैं। 1960 के दशक में एचईसी की स्थापना हुई, बोकारो स्टील की प्लांट की स्थापना हुई, और अंग्रेजों के समय से ही टिस्को की स्थापना हो गई थी। अरे सर, किसी की स्थापना नहीं हुई थी। 30 लाख अगर असम में, झारखंड के लोग हैं तो घुसपैठिए हैं असम में। मुझे ये बताइए ना, अगर दिल्ली में जाके झारखंड के 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग रहते हैं तो घुसपैठिए हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोग यहाँ का औद्योगिकीकरण बताने लगते हैं, अपने देश में जाने का वही तो अधिकार मैं नहीं बोल है। रहा हूं अभिषेक कि देश के कानून, सर अपने देश में दूसरे राज्यों में जाके रहने का अधिकार है कि नहीं? आप मेरी बातों को बताएं। पेश करें जी बताएं। मैं क्या कह रहा हूं कि इंडियन फॉरेनर्स एक्ट से घुसपैठिए गवर्न होते हैं जो दूसरे देश से आते हैं। लेकिन भाई अपने देश के लोग कब से फॉरेनर हो गए? आप उनकी तुलना कैसे करने लगेंगे? और मुख्यमंत्री जी ने बहुत फेमसली एक राष्ट्रीय चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि बिहारीज बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, वो यहां आकर घुस जाते हैं, वो बिहारीज जो हैं वो बलात्कार करते हैं। ये तरह तरह के उनके बयान थे। अगर ये किसी को आपत्ति होगी, ये दूसरे चैनल का वीडियो क्लिप है, मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपत्ति होगी तो मैं दिखा दूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने बिहारियों के लिए कैसे कैसे प्यारे शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन हमारा कहना, कोई कहीं भी जाकर रह सकता है, आप उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं साहब? सिर्फ अपनी राजनीति के कारण, ओछी राजनीति के कारण। शिल्पी नेहा तिर्की कहती है तो पहले कांग्रेस कहती है साहब ये हमारा उनका निजी बयान है, उनके क्षेत्र विशेष का बयान है। साहब विधायक को एक शो कॉज नहीं करते ये लोग, कहीं ना कहीं ये सहमत है, कहते हैं इनका अपना बयान है, राष्ट्रीय पार्टी है, कैसे आप अपने बयान पे ये कायम रह सकते हैं? चलिए रुक करते एक बार अरुण वर्मा साहब। अरुण वर्मा साहब, नहीं, विधायक जब भी एक राष्ट्रीय पार्टी के विधायक है तो उनका वक्तव्य निजी नहीं होता, तो उनको तो विचार करना होगा सर। अब वो तो उनकी पार्टी का मामला है। एक बार अरुण वर्मा साहब का रुख करते हैं। अरुण वर्मा साहब, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर शुरू हुई सियासत अब बाहरी भीतरी पर आ गई है। आज आरजेडी ने भी यह साफ कर दिया कि देश का कोई भी आदमी हो वो किसी भी प्रदेश में रह सकता है। सत्यानंद भोक्ता साहब ने यह साफ कर दिया। आपके गठबंधन का दल है। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी साफ कह रहा, शिल्पी नेहा तिर्की से अपना पल्ला झाड़ रही है कांग्रेस साफ कर रहा है, उसका व्यक्तिगत उनकी राय है, हमारा उसमें कुछ नहीं, हम राष्ट्रीय पार्टी, अभी संजय सिंह साहब ने कहा हम राष्ट्रीय पार्टी है, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। तो ये क्या है, बाहरी भीतरी और बांग्लादेशी दोनों में कोई फर्क देखते हैं आप लोग? देखिए, संविधान इस देश में सभी को कहीं भी रहने का अधिकार देती है जी। हम लोग कहीं भी बाहरी भीतरी का मामला नहीं उठाएं। बीजेपी के ही लोग डेमोग्राफी का मामला उठा के ले हैं। बांग्लादेश घुसपैठ के बारे में ये लोग बोल रहे थे और बोलते हैं कि पिछले विधानसभा से इस लोकसभा में 130% जनसंख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ गई। तो अगर इस सही में अगर घुसपैठ हुआ है तो माननीय अमित शाह जी से ये लोग इस्तीफा मांगते पहले, तब तो मानते हैं। लोग कैसे माने घुसपैठ हुआ है? आप देखिए, मुस्लिम है तो घुसपैठिया है, ये नैरेटिव बीजेपी के लोग सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत गलत नैरेटिव ये लोग प्रयास करने का। देखिए, मुस्लिम फोबिया इन लोगों को हो गया है। मुस्लिम 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 करके देख लिए लोकसभा चुनाव में सर, आप लोग हिंदू मुस्लिम कर लिए, मंदिर मस्जिद करके देख लिए,
अपने गाय गोबर से अच्छा सर, वो इस्तीफा नहीं मांग रहे अमित शाह साहब का, आप लोग क्यों नहीं मांग रहे हैं कि घुसपैठ अगर हुआ है, भाजपा का आरोप है कि 130% तक बढ़ गया है, हमेशा आप क्यों नहीं मांग रहे? हम लोग हमेशा से इस बोल रहे हैं कि इस्तीफा उनको देनी चाहिए। अगर घुसपैठ देना चाहिए, नहीं मांगिए ना सर इस्तीफा, बिल्कुल इस्तीफा मांगिए कि गृह मंत्री का जांच हो जाए उस मामले पर। बिल्कुल, हम राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो। आपके चैनल में जब भी आते हैं तो हम लोग उनसे इस्तीफा की मांग करते हैं और बोलते हैं कि एसआईटी का गठन कर लीजिए, सीबीआई से जांच कर लीजिए, ईडी आईटी सब तो केंद्र के अधीन है जी। किसने आपको रोक रखा है जांच करवाने से? ये भी आप जांच करवाइए, आप ये नैरेटिव खुद कर लेते हैं। ये क्या रहे हैं, एक सेकंड हम सिर्फ बोल बोले अरुण जी बोले, ये करना क्या चाहते हैं? अभी आप देखिए, पेपर लीक तो देख लिए आप लोग, 1200 करोड़ रुपया से बना लोकसभा संसद से पानी लीक होने लगा। प्रभु श्री राम, भ्रष्टाचार करने में तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनाया अयोध्या में, उससे ही पानी टपकने लगा। रेलवे के एक्सीडेंट आप देख लीजिए कितने, एक आज देश में इतिहास में ऐसा जाइए। अभी कलेजी ने 2000 करोड़ का झारखंड में आय व्यय का घोटाला बता दिया है कि 2000 करोड़ की वित्तीय अनियमितता बरती गई है। अब उसको पहले तलाशिए सर। तलाश रहे सर। देखिए, द्वारका झारखंड का पैसा है, द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में भी हम लोग ने बताया। गुजरात में जो सड़क बन रही है, सीएजी का रिपोर्ट है, 18 करोड़ की सड़क अभी 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बन रही है। बिल्कुल, उसकी भी जांच। तो देखिए, ये लोग का नैरेटिव उधर आता हूं सर, उधर आता हूं, नैरेटिव पे आता हूं। एक बार जदयू से सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आक्रामक है, एनडीए आक्रामक है। जदयू इस वक्त एनडीए के साथ है, आप एनडीए के साथ मिलकर चल रहे हैं हर खेमे पर। संथाल को लेकर भाजपा पूरी तरीके से आक्रामक है, लेकिन कोल्हान पर आक्रामक नहीं दिखती। क्या आप भी मानते हैं, जदयू भी ये मानता है कि संथाल में डेमोग्राफी बदली है, जबकि हटिया विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई? 136% वोटर्स के नंबर बढ़ गए हैं। इसका मतलब रांची में भी घुसपैठ हुआ। अगर घुसपैठ साहेबगंज में हुआ तो घुसपैठ रांची में भी हुआ है। क्या पूरा झारखंड इस घुसपैठ के जांच की जद में आ चुका है? देखिए, लगातार जो है देश के गृह मंत्री ने भी इस बात को कहा कि संथाल में घुसपैठ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा, अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी कहा, और लगातार हम लोगों का भी, अभी जब हम लोग यहाँ आ रहे थे डिबेट में, तो हमने भी अपने साहेबगंज और पाकुड़ के जिला अध्यक्ष से फ़ोन पर बात की कि भाई वास्तव में परिस्थिति क्या है। उन्होंने यही कहा कि भाई जो बांग्लादेश के घुसपैठ हैं वो चादर बेचने के माध्यम से, कपड़ा, मच्छरदानी आदि बेचने के बहाने से बंगाल में प्रवेश करते हैं, ट्रेनों में बैठ करके वहाँ से झारखंड के बॉर्डर में प्रवेश करते हैं, और व्यवसायिक गतिविधियों को अंजाम देने के बहाने से यहाँ पर प्रवेश करते हैं। और जो आदिवासी हमारे जो वहाँ संथाल में रह रहे हैं, उनकी जो नॉन सेलेबल ज़मीन है, उन ज़मीनों पर एक मामूली कोर्ट के एफिडेविट बना करके वैसे ज़मीनों को हत्या कर वहाँ रह रहे हैं, और मुस्लिमों से शादी करके, और वहाँ पर जो जिस तरीके से मुखिया बन रहे हैं। तो सर, हटिया की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? तो हटिया के वोटर्स कैसे बढ़ गए? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पहले संथाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो संथाल में निश्चित रूप से आबादी वहाँ पर बढ़ी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पर जो घुसपैठ हुआ है उसकी बिहारियों से जो तुलना कर दी, ये बेहद निंदनीय है। और राजनीति का स्तर प्रदेश में इतना गिर जाएगा, ऐसी अपेक्षा पार्टी को नहीं थी। और हम लोग पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के बयान का और शिल्पी नेहा तिर्की के भी बयान का हम लोग निंदा करते हैं। और आप जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि झारखंड की रांची में आबादी कैसे बढ़ गई, बोकारो में कैसे बढ़ गई, धनबाद में कैसे बढ़ गई, और अभी संजय जी बोल रहे थे कि बिहारियों का कहीं उसमें उन्होंने नाम नहीं लिया। तो जब बिहारियों का नाम नहीं लिया तो फिर मुख्यमंत्री स्वयं ये बात बताएं कि भाई क्यों यहाँ पर आबादी बढ़ गई? क्या उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कोई जातीय जनगणना यहाँ पर कराई है क्या? अभी पहले आता हूँ एक बार। कैलाश यादव साहब भी हमारे साथ बैठे हुए। कैलाश यादव साहब, सबसे आखिरी में मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रतुल जी, सबसे आखिरी में कैलाश यादव साहब के पास आया हूँ। आरजेडी की राजनीति ही बिहार से शुरू होती है, और बिहार से धुरी है आरजेडी की राजनीति की, अगर आप मानकर चलें तो। आज जो स्थिति झारखंड की देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बिहार से टूटकर ही झारखंड बना। झारखंड गठन में लालू प्रसाद यादव साहब का भी अहम भूमिका उनकी भी रही। अब मुझे यह बताइए कि अभी अभी आपने शिल्पी नेहा तिर्की को भी सुना। आपके गठबंधन में कांग्रेस है, कांग्रेस की विधायिका है शिल्पी नेहा तिर्की। आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुना, जेएमएम के विधायक हैं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हैं राज्य के। और आरजेडी से आप हमारे साथ हैं। आरजेडी की सीटों पर, जिन सीटों पर आप दावा करते हैं, वहां की अगर जनसंख्या को देखें तो आप ये भी बेहतर समझते हैं कि बिहारी पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है। क्या लगता है कि अपना वोट तो आपके गठबंधन वाले दल साध ले रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को और आरजेडी को जेएमएम से भारी नुकसान हो जाएगा इस तरीके के बयान से, और कांग्रेस को खुद भी कांग्रेस की विधायक ही कह रही है, बयान दे रही है। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो हमारे बगल में बैठे हैं हमारे भाई संजय, नेहा तिर्की के बयान को निजी बयान दे दिया, तो पार्टी का बयान नहीं है, तो इन्होंने तो खारिज कर दिया, तो इसको खारिज माना जाना चाहिए। इसलिए नेहा तिर्की के बयान को ज़्यादा तवज्जो देना ये राजहित में जनहित में अच्छा संदेश नहीं है। चूँकि नेहा तिर्की ने जो बयान दिया था उससे सारे दल, सारे राजनीतिक सामाजिक दल जो है, सारे लोग ने उसका विरोध किया। मतलब आप निंदा करते हैं उनके बयान? बिल्कुल, हम तो फर्स्ट डे आए थे आपके यहाँ, 2 दिन पहले भी तो मैं निंदा किया था। ये बिल्कुल अशोभनीय बयान है, उसका कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता है। और आज हमारे पार्टी के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री हैं सहयोगी दल के, हमारे आदरणीय भोक्ता जी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया, क्योंकि ये बाहरी भीतरी और जो है बिहारी और झारखंडी करना ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि देश में जो हमारा जो संविधान कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देश प्रदेश में कोई भी कहीं जाकर रह सकता है, चुनाव लड़ सकता है, नौकरी कर सकता है, एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, इसलिए कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये वोट लेने के लिए, लड़ाने के लिए बीजेपी और कुछ दल जो हैं मिलकर एक शगुफा छोड़ रहे हैं राज्य में, जो कि एक गलत है। तो सर, रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, अच्छा ये सवाल आपसे पूछना उचित नहीं होगा, ये सवाल पहले संजय सिंह साहब। हम 1 मिनट और बोलना बोलना सर, जल्दी बोल। दूसरा है कि आप संथाल की बात उठाए थे जी, तो संथाल में जो डेटा सामने आया है, ये डेटा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, ये चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया गया। अभी बीते 2 महीना पहले विगत जो है लोकसभा का चुनाव हुआ, नहीं, अगर जनगणना का जनगणना के आंकड़े नहीं है, लोकसभा चुनाव के आंकड़े आप लोगों ने बोलने दीजिए प्रतुल जी, आप समझदार व्यक्ति। 2019 के भी दिए, 2024। मेरे कहने का मतलब है कि उसमें लोकसभा में कहीं भी नहीं आया चुनाव आयोग के द्वारा कि इतना प्रतिशत वोट जो है कि संथाल में बढ़ गया और इतना हटिया में बढ़ गया। और देखिए, जनसंख्या तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जहां भी आप रह रहे हैं, जो एरिया में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र में तो जनसंख्या बढ़ेगा ही ना, घटेगा तो नहीं, कम घटेगा, लेकिन बढ़ेगा ज्यादा। तो इसलिए जो है कि इसको आप दूसरे नजर से देख के चल रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। और राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सब ओछी बयान से, ओछी बातों से बचना चाहिए। और राज्य में विकास कैसे हो, माहौल कैसे हो, आप कैसे सत्ता में है, इसके विषय में राज्य को संदेश देना चाहिए। उनके सत्ता में आने पर सर उनको विचार करेंगे, सत्ता में आने का ही नहीं। ये जो एजेंडा ला रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा प्रायोजित है, लेकिन असम के जो मुख्यमंत्री है वो खुद जो है कि वो आयातित व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनको ये सब सवाल करने का कोई आवश्यकता नहीं। और आपने एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया था कि 30 लाख वहां जो झारखंडी रह रहे, तो क्या वो जो बाहरी हैं, तो ये सभी पर लागू होता है। बिहार में, देश में ये तो सोचना पड़ेगा ना कि एक देश को आप अनेक टुकड़ों में बांटने पर क्यों विचार करें। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति धाराशाही 2002 में हो गई, फिर 2024 में लाने का कोशिश कर रहे, फिर जो है कि जो इनको समर्थन करेंगे वो भी पटकाएंगे। एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद संजय सिंह साहब से शुरू करेंगे, अरुण वर्मा साहब से शुरू करेंगे। ये समझेंगे कि आखिर रांची, बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद की जनसंख्या किनसे बढ़ रही है, कौन है वहां पर, कौन जा रहे हैं, कौन रह रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं। जो औद्योगिक घरानों की बात हो रही थी वो भी साफ हो जाएगी। तुरंत लौटता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं डॉक्टर संजय सिंह साहब के पास। संजय सिंह साहब, जब सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहा कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, इनसे जाकर पूछिए। आपसे यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बोकारो में बेरमो से विधायक हैं अनूप सिंह साहब, अगर बात करें धनबाद की तो वहां से पूर्णिमा नीरज सिंह साहब विधायक हैं, अगर माफ कीजिएगा पूर्णिमा नीरज सिंह जी विधायक हैं, अगर बात करें जमशेदपुर से तो बन्ना गुप्ता जी विधायक हैं। तो ये तो कांग्रेस को बताना होगा कि जनसंख्या आखिर रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर पर ही क्यों केंद्रित हुई सीएम की नजरें, और किन के कारण से जनसंख्या बढ़ी। मैंने शुरू में ही कहा कि औद्योगिकरण और शहरीकरण से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होता है, और 60 के दशक से ये शुरू हुआ। लेकिन ये बात देखना होगा और समझना भी होगा कि झारखंड में हैदराबाद और बेंगलोर जैसा कोई मेगा सिटी नहीं है, और न मुंबई और गुड़गांव जैसा कोई मेगा सिटी है। इसलिए यहाँ लगातार बहुत बड़ी संख्या में बाहर से लोग आके बस नहीं रहे हैं। झारखंड की आबादी की जो वृद्धि है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। अगर आप 2021 के सेंसस को देखें और 2011 के सेंसस को देखें तो पाएंगे कि वृद्धि का
प्रतिशत जो है घटा है, बढ़ा नहीं है। उस दिन भी मैं स्टूडियो में आया था तो आपसे चर्चा हुई, तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि नेगेटिव ग्रोथ कैसे हुआ। तो हमने बताया कि नेगेटिव ग्रोथ इसलिए हुआ कि फरवरी के महीने में 2021 का सेंसस हो रहा था और झारखंड में हार्वेस्टिंग के बाद, धन कटनी के बाद बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ के खेतिहर मजदूर हैं और किसान हैं वो पलायन कर जाते हैं, उनका जनगणना में गिनती नहीं हो पाया। और ये विशेषकर आदिवासी हैं और यहाँ के मूलवासी हैं। ये जो एक चर्चा शुरू किया जा रहा है ये अनावश्यक है। ये बहुत ही शरारती एक राजनीति का परिचायक है जिसमें जबरदस्ती कोशिश किया जा रहा है विभेद पैदा करने का। यहाँ के सामाजिक समरसता में अब बाहरी भीतरी खत्म हो गया है। झारखंड के डोमिसाइल नीति में भी ये स्पष्ट हो गया है कि बाहरी कौन है, भीतरी कौन है। हाँ, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि डेमोग्राफी जो है वो कभी स्थिर नहीं रहता है और हमारे राज्य का जो डेमोग्राफी है उसमें बड़ा बदलाव संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 20 को देखिए तो कोई लैंड वहां पर रैयत ना तो ट्रांसफर कर सकता है, न लीज में दे सकता है, न मॉर्गेज कर सकता है। और संथाल महिला अपने पैतृक संपत्ति को इनहेरिट भी नहीं कर सकती है और न अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है। तो आपने अभी जानकारी ली है, सेंसस हुआ नहीं है, भारत सरकार सेंसस भी नहीं करा पाया है। सर मेरा भी सवाल सुन लें। अभी आपने हिमंता बिस्व शर्मा साहब गए थे पाकुड़ में, वो गए दादू हेम्ब्रम और परमेश्वर हेम्ब्रम के पास। रहमतुल्लाह अंसारी नाम के एक शख्स ने उनकी जमीन पर दावा किया है और उनका कहना है कि 1965-66 में रहमतुल्लाह अंसारी ने जमीन खरीदी थी, बाद में देहांत हो गया उनका और उनके बच्चे शहर छोड़कर चले गए। अब वो लोग फिर वापस लौटे हैं, तौसीफ अंसारी और अब्दुल अंसारी बंधु हैं। उन लोगों ने दादू हेम्ब्रम और परमेश्वर हेम्ब्रम की पिटाई कर दी और दोनों घायल हैं। अभी दोनों के लिए भाजपा ने 1 लाख रुपए की घोषणा की है अस्पताल में इलाज के लिए और कोर्ट का आदेश भी है हेम्ब्रम परिवार को, बावजूद इसके उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। अभी आपने एसपीटी एक्ट की बात की, मुझे बताएं कि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में एक आदिवासी की जमीन कैसे ट्रांसफर हो गई थी? देखिए, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट के सेक्शन 20 में स्पष्ट प्रावधान थे कि कोई भी रैयत किसी भी सूरत में जमीन का ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सेल के माध्यम से, मॉर्गेज या ट्रांसफर के माध्यम से। फिर भी आदिवासी की पिटाई हो रही है। जैसे यहाँ पर छोटनागपुर टेंडेंसी एक्ट में भी आप देखेंगे यही प्रावधान है कि गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन हुआ है, पता है, ये हुआ है, लेकिन बात को समझिए, इधर जो हुआ है वो चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि इधर जब चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ का सामाजिक यहाँ के लिए व्यवस्था थी। नहीं, मेरी बात समझिए, अगर जमीन पे मैं रांची का एसडीओ रहा हूँ, प्लीज समझिए। चलिए रुक जाइए, मुझे मालूम है कि एसआर कोर्ट का मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये था कि सेक्शन 71 जो एसआर कोर्ट का जो आदेश होता है सीएनटी में, सर आप जो जानकारियां दे रहे हैं जमीन का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है जमीन से जुड़ा मुद्दा है। एसपीटी जमीन पर जो अधिकार है सेक्शन 71 एसपीटी एक्ट में लागू नहीं होता। झारखंड का जो खतियान 1932 का है उसका पुनरीक्षण। प्रतुल यादव जी, जेएमएम का सीधा आरोप है कांग्रेस का कि भाजपा केवल मुस्लिमों के कारण डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे को उठा रही है, आपको बाकी किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं है, मुस्लिमों पर सीधा भाजपा का हमला है। प्रतुल यादव जी। अभिषेक, सबसे पहले मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को करेक्ट कर दूं, उन्होंने 2011 और 2021 के सेंसस के बीच के डिफरेंस को बताया था, तो ये शायद मिस कर गए हैं। 2021 में कोई सेंसस नहीं हुआ, जो लास्ट सेंसस हुआ वो 2011 में, 2001 और 2011। और अब मैं लौटता हूँ जेएमएम के वो करेक्शन कह रहे थे मैं कर देता, मुस्लिम की राजनीति बोलने के क्रम में भूल हुई और हम मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, तो ये शायद भूल रहे थे कि और मुसलमान, ये हम तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं साहब, आप तो सिर्फ मुसलमान की राजनीति करते हैं। हम तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, आप तो सिर्फ मस्जिद की राजनीति करते हैं। और ये जो डेमोग्राफी चेंज का मैं लॉजिक सुन रहा था साहब, इनको तो खुलकर आना चाहिए सामने इन मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ। मुस्लिम इसलिए मुस्लिम क्योंकि बांग्लादेशी से जो दूसरे धर्म के लोग आते हैं जिनकी संख्या बहुत नगण्य है अभिषेक, उनको तो सीए के तहत सिटीजनशिप मिल जाएगी, सिर्फ जो मुस्लिम है उनको घुसपैठिए का दर्जा मिलता है। तो आखिर ये 13% जो 60 वर्ष थे 1951 से 2011 के बीच, इनकी जनसंख्या कैसे बढ़ गई? और 2014 से 19 के बीच जब हमारी सरकार थी तो ये जो उदाहरण दिया था सागर जी ने, या मैं सुन रहा था कि ये तरह तरह के वेश में आते हैं, बिल्कुल, और ये राजमिस्त्री के वेश में भी आते हैं और यहाँ रह जाते हैं। 2014 से 19 के बीच में इतनी कड़ाई थी कि सिर्फ 15 से 20% तक वोटरों की संख्या कुछ कुछ बूथों में बढ़ी, लेकिन 120% तक मुस्लिम वोटरों की संख्या बढ़ गई 2019 से 24 के बीच में। तो ये सरकार ने, स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को पत्र लिखकर कहा था
कि संथाल में मुसलमानों को, घुसपैठियों को मदरसों में ठहराया जाता है, उनके कागजात बनाए जाते हैं। लेकिन मैं सुन रहा था साहब, यह सरकार बिहारियों का विरोध करती है, उत्तर प्रदेश से आए लोगों का विरोध करती है, आदिवासी मूलवासियों का विरोध करती है। और अभिषेक, बड़े शौक में मैं बताता हूं आदिवासी मूलवासियों का कैसे विरोध करती है। इन्होंने 1985 की जो हमने नीति बनाई थी, कट ऑफ डेट बनाया था, जिसमें 90% आदिवासी मूलवासियों की आप लोग तो सर हर नाव पर रहते हैं। आप 1985 के नाव पर भी रहते हैं और 1932 के नाव पर भी रहते हैं। नहीं, आप लोग सब नाव पे रहते हैं। अभिषेक, अब मुझे बस खाली ये बताने दे कि मैं कैसे कह रहा था। आदिवासी मूलवासी 1925 खारिज किया इन्होंने और इनकी स्थानीय नीति को खारिज किया हाईकोर्ट ने। तो आज के दिन में 1985 के पहले की स्थानीय नीति लागू हो गई, यानी केरला से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का कोई भी व्यक्ति यहां आकर नौकरी कर सकता है साहब। यहां के मूलवासियों का हक मारी हो सकती है 3rd और 4th ग्रेड में। लेकिन हमारा मूल मानना है कि जो बिहार के लोग हैं, अब साहब 2000 से पहले तो ये जगह बिहार था, तो फिर यहां कैसे आप यहां से लोगों को भगाएंगे? आप कहते हैं खदेड़ देंगे, तरह तरह की बातें करते हैं आपके नेता की बाड़ियों को भगा देंगे। कैसे भगाएंगे साहब? उनका भी इस भूमि पर हक है। हम भी मानते हैं कि आदिवासी मूलवासियों का हक जो है वो झारखंड पर सर्वोपरि है। उन्होंने अपने बलिदान से इस राज्य का गठन किया। आ रहा हूं एक बार अरुण वर्मा साहब के पास आता हूं। अरुण वर्मा साहब, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बड़ा आरोप लगा दिया है, महुआ माझी और सुप्रियो भट्टाचार्य जैसे नेताओं पर सवाल कर दिया है कि जेएमएम जो बाहरी भीतरी की बात करता है, तो महुआ माझी और सुप्रियो भट्टाचार्य की का भी एक बार खतियान चेक कर ले। बाहरी भीतरी का तो हम लोग कभी बात ही अभी तक नहीं किए हैं जी। हम लोग तो डेमोग्राफी जो बोला चेंज हो रहा, तो आदिवासी की जनसंख्या घट रही है, वही तो बताएं कि सिर्फ संथाल में नहीं, आदिवासियों की संख्या पूरे झारखंड में घट रही है। अभी बिहारी की बात करने लगे, एमएनएस के राज ठाकरे जो कहते हैं 1 बिहारी 100 बीमारी, उनसे बीजेपी गठबंधन करती है, उनसे नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं। किस मुंह से ये लोग बिहारियों के मान सम्मान की बात करते हैं? अभी सागर जी जदयू के साथी और प्रतुल सहदेव जी दोनों बोल रहे थे कि चादर बेचने आ जाते हैं, राजमिस्त्री का काम करने आ जाते हैं, तो अमित शाह जी गृह मंत्री बैठ कर टुकड़ू टुकड़ू ताकते रहते हैं क्या? सीमा सुरक्षा बल क्या करती है? आपका बीएसएफ क्या करता है? कैसे बांग्लादेश से घुसपैठ हो जा रही है? आप अपनी सरकार को, अमित शाह जी कोई निकम्मा बार बार बोल रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं, अभी आपके चैनल में कह रहे, लाइव राष्ट्रीय चैनल में बैठ कर बोल रहे हैं कि 2019 से 2024 में 130% घुसपैठ हो गई, तो उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी कौन लेगा? हम लोग ले? हम लोग देश के प्रधानमंत्री कुर्सी मादीन है कि हम लोग गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं? नहीं बने थे ये लोग सिर्फ एक नेता करने काम करते हैं। अभी आप बोल रहे थे बाहरी भीतरी, आज आप देखिए कि हम लोग महिला सम्मान योजना चालू की है, जमाई बिना भेदभाव जमाई देख लीजिए, जमाई हम बता रहे हैं। सिकंदर नाम सुने हैं? सिकंदर मुस्लिम मुस्लिम हो गए, उनको आप लोगों ने पद्म विभूषण दे दिया, उनको आप लोगों ने गवर्नर बना दिया, उनको आप लोगों ने मंत्री बना दिया। बिहार गलत बात नहीं बोलिए। दामाद अपमान कर रहे हैं, मुस्लिमों को आप लोगों ने बना कर रखा हुआ है। आप लोग मुस्लिमों को दामाद नहीं बना सकते। नहीं, दामाद बोले पर हम लोग क्यों कर रहे हैं? दामाद आप लोग क्यों इतनी मिर्ची लग रही है साहब? देखिए कितनी जेएमएम के दामाद को बोल रहे हैं, शाहनवाज हुसैन किसके दामाद है? राज्यों से ये भी बात एमजे अकबर किसके दामाद है? डेटा है हमारे से बहुत दिन आप लोगों को चल गया, इनको बताना चाहिए। दूसरे को बदनाम कीजिए। बिल्कुल चलेगा। मुस्लिम घुसपैठियों को हम सत्ता में आएंगे तो एनआरसी के जरिए वातावरण आदिवासी बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। बताएं अरुण जी, बात पूरी अरुण जी, फिर आप उनका जवाब दे रहे हैं। अरुण जी बात पूरी कर लेना अपनी, जल्दी बात जी। देखिए हम लोग, देखिए आज मैया सम्मान योजना हम लोगों ने चालू किया। 21 साल से 50 साल की कोई भी महिला हो, उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहन राशि के तौर पे 1000 रुपये, मतलब सालाना 12,000 की मदद हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या हम लोग बिहारी और झारखंडी और गैर बिहारी छांट रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी ने तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे कहा कि देख लीजिए कि सिर्फ फॉर्म भरवाने का काम शुरू हुआ है, योजना शुरू नहीं हुआ। 14 लाख राशन कार्ड को डिलीट कर दिया, 25 लाख नए राशन कार्ड हम लोगों ने बनाया। जैसे कांग्रेस ने फॉर्म भरवाया था ना, स्कीम लागू अब ये भगवान है 2000 घोषणा की थी, काम की बात सारे परिवार को 1000 रुपए दे रहे हैं। मुस्लिम घुसपैठियों के चलते आपने दूसरे प्रदेशों से आकर इस देश के नागरिकों का अपमान किया है। लेकिन आपको इतना बता दूं कि आज जो मैया योजना आपकी शुरू हुई है,
हर जिला में तकनीकी इशू आ गए हैं, टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। बोकारो, चास से लेकर चंदन क्यारी, अगर आप गढ़वाल चले जाएं, हर जिले में कहीं अधिकारी नदारद रहे हैं, कहीं सिस्टम में खराबी रही है। और मैं बता दूं कि लड़कियां, महिलाएं भारी संख्या में जमा थी। सरकार की तरफ से ये जो मिलने वाली राशि है, निश्चित तौर पर काफी लोगों को मदद मिलेगी। आपके चैनल का मार्फत अधिकारियों को दुरुस्त करना हो। एक सेकंड, आपके चैनल का मार्फत से तमाम माताओं बहनों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 10 तारीख नहीं, 10 तारीख के बाद भी योजना चालू रहेगी। 10 तारीख तक सरकारी कैंप लगना है। देखिए, जानकारी के अभाव में लोग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जा रहे हैं एक जगह। अभी आप लोगों को नहीं, इनको विश्वास है ना, 10 तारीख के बाद भी उसका पार्ट 2 आ गया। मैया सम्मान योजना चालू रहेगी। क्या हुआ 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी? क्या हो गया 2000 रुपए चूल्हा भत्ता? क्या हो गया गरीबों को 72,000 रुपए साल का? जमा कर सब हवा हुआ है, इसलिए फॉर्म भरवा रहे हैं। कांग्रेस ने फॉर्म भरवाया था ना। जनता से आह्वान है, ये एक अच्छी बात है कि जनता के लिए अरुण वर्मा साहब, मैं बोल दे रहा हूं आपकी तरफ से, नहीं ये अच्छा है। जनता से उन्होंने आह्वान किया है कि 10 तारीख तक की तिथि, कट ऑफ डेट सोचकर हड़बड़ा कर आप अभी ना जाएं। अभी फॉर्म भराना शुरू हुआ, लेकिन योजना संचालित होती रहेगी, लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बाद में भी आपको इसका लाभ मिलेगा। चलिए सागर जी का रुख करता हूं। सागर जी, आप हाथ भी उठा रहे थे। ये जो बातें हैं कि जो मुद्दा अभी अरुण जी ने उठाया, कहीं ना कहीं ये मुद्दा सटीक भी है। अभी अभी जो आपने कहा या प्रतुल जी ने कहा कि राजमिस्त्री बनकर आ जाते हैं, चादर बेचने आ जाते हैं, आप ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि घुसपैठ अभी भी हो रहा है। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो भी घुसपैठ बढ़ा है। अब आप कह रहे हैं कि दस्तावेज अभी बनाए गए हैं। सर, केंद्र सरकार 10 साल से आपके हाथ में है। दस्तावेज अगर बनाए गए हैं, वोटर आईडी भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। आधार कार्ड की बात करें, वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। उसकी निगरानी करना, उसकी सुरक्षा करना, गलत फर्जी दस्तावेजों की जांच करना। आ रहा हूं प्रतुल जी, बावजूद इसके आप केंद्र सरकार के मामले को राज्य सरकार पर क्यों फोड़ना चाहते हैं आप लोग? देखिए, जो आपने सवाल उठाया और जो घुसपैठियों की जहां तक सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि केवल घुसपैठियों को रोकना सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी है या फिर केवल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो कॉमन एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोनों की, कि कैसे घुसपैठिए रोके। और सरकार के अधीन सीमा सुरक्षा बल की राज्य सरकार की किसी तरह कोई मान लीजिए सर किसी कारण से पार करके आ ही जाएगा, सीमा सुरक्षा बल की हम बात कर लेते हैं। घुसपैठिए जो आते हैं, कोई सूचना दे करके नहीं आते हैं कि हम आने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया कि व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से, कोई मछुआरा बन करके, कोई गंगा पार करके, कोई ट्रेन में बैठ करके, अलग अलग तरीके से अलग अलग खुले हुए सारे रास्ते बॉर्डर से ही नहीं आ रहे। और यहाँ पर आकर के मंत्री जी से आधार कार्ड जो बना रहे हैं, यहाँ पर आकर के जो जमीन लेकर के रह रहे हैं, यहाँ पर आकर के जो राशन कार्ड बना रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इसको चेक एंड वेरीफाई कराएं? आधार कार्ड से जर जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड केंद्र सरकार के माध्यम से बनता है, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि राज्य सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही हम लोग इस पर पकड़ अपनी बना सकते हैं और बिल्कुल पकड़ बना हम लोग सफल हो सकते हैं। प्रतुल जी रुक जाए एक सेकंड। संजय जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बात पूरी कर ले। कैलाश यादव जी भी हाथ उठा रहे हैं पहले से। संजय जी बात पूरी करें जल्दी। बीएसएफ के डीजी को हटा दिया गया, पता आपको, जानकारी है? जी बिल्कुल जानकारी, करेक्ट। ये एडमिशन ऑफ गिल्ट है, क्योंकि ये एक फेस सेविंग एक एक्शन था जिसको एमएचए लिया, क्योंकि एमएचए समझ गया कि बीएसएफ पर हिट है और बीएसएफ को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मतदाता सूची है, इसका पुनरीक्षण और इसका निर्माण जो है सेक्शन 21 ऑफ द पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत निर्वाचक पदाधिकारी करते हैं और भारत का निर्वाचन आयोग इसके लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेवार है। वही तो मैं भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, इसमें किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत बनता है और जो बनाने वाले हैं उनको शक्ति दिया गया, उनको शक्ति प्रदत्त किया गया अधिनियम में। और इलेक्शन कमीशन और थोड़ा सा भटक रहा। प्रतुल जी सवाल तो ये सख्त है कि अगर मतदाता सूची में आपको अपना नाम दर्ज कराना हो तो सबसे पहले अभी आपको आधार कार्ड चाहिए, यूआईडी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस छोड़कर, पासपोर्ट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस छोड़कर बाकी सारे दस्तावेज बनाने के अधिकार तो केंद्र के पास ही हैं। आधार कार्ड कैसे बना लेगा साहब कोई? कैसे बन जाएगा आधार कार्ड? अगर आप घुसपैठ को लेकर भाजपा सख्त है तो दस्तावेजों को लेकर सख्त क्यों नहीं हो रहे हैं आप? अभिषेक,
देखिए अभिषेक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आइडेंटिफाई करके वो सारी जो औपचारिकता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। इलेक्शन कमीशन के पास अब वोटर आई कार्ड बनाने की जिम्मेवारी है। इलेक्शन कमीशन का अपना कोई मशीनरी नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के थ्रू ही वेरीफाई करा के कराता है। लेकिन अभी चलते चलते मैं आपको एक खाली 6547 2022 का जो दानियल डैनिश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में हाईकोर्ट का ऑर्डर था घुसपैठियों का, उसका 11th पॉइंट का सिर्फ एक लाइन में पढ़ के सुनाता हूं जो बहुत समसामयिक है कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स शुड बी आइडेंटिफाइड बाय द डिप्टी कमिश्नर्स, और 6 जिलों का नाम दिया हुआ है, गिविंग डिटेल्स ऑफ द इन्फिल्ट्रेटर्स आफ्टर गोइंग थ्रू देयर आधार कार्ड वोटर कार्ड, उनके आधार कार्ड वोटर कार्ड की जांच करके एंड बाय कंपेयरिंग विद द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू एस्टैब्लिश देयर रेजिडेंसी, यानी उनके खतियान से, उनके जमीन से, अगर उनके पास जमीन नहीं है तो ग्राम सभा से इन इन्फिल्ट्रेटर्स की पहचान करवाने का डिप्टी कमिश्नर्स को स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालय ने दिया। संथाल परगना में तो ये और भी आसान है ना, संथाल परगना के जिन जिलों को भाजपा आक्रामक लूट लिए हुए, कैलाश यादव साहब का रुख करता हूं। प्रतुल जी, अभी आप कोर्ट का आदेश सुना, कैलाश साहब आपने, कोर्ट के आदेश में यह भी है राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि कार्य योजना तैयार करें और वापस भेजे घुसपैठियों को। उस पर जिन 6 जिलों के बारे में चर्चा चल रही है, उन 6 जिलों के डीसी ने अपने कनीय पदाधिकारियों से शपथ पत्र दिलवा दिया कि हमारे यहां घुसपैठ नहीं हुई है, बांग्लादेशी घुसपैठ राज्य में कहीं हुई ही नहीं। एक तरफ बीजेपी कहती है कि घुसपैठ हुई है और एक तरफ आप कहते हैं कि घुसपैठ नहीं हुई है। अब हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच से क्यों भागा जा रहा है, ये बता दीजिए। देखिए, जब न्यायालय में याचिका जाता है तो न्यायालय का काम है निर्णय देना। अब न्यायालय में मामला गया तो न्यायालय जांच करवा रही है, जिसका जिला प्रशासन ने न्यायालय ने खारिज कर दिया सर। 6 डीसी के जो कनीय पदाधिकारियों ने शपथ पत्र जमा किया था, न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया और दोबारा से डीसी को खुद से शपथ पत्र देने को कहा है। और डीसी आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे पाकुड़ और गोड्डा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। अनजान ना आप हैं ना अनजान मैं हूं। देखिए, ये तो न्यायालय का सम्मान सब लोग करते हैं, जो न्यायालय का आदेश है, निर्देश है, राज्य सरकार के पदाधिकारी करेंगे। और अगर उसमें कोई घुसपैठी होंगे तो चिन्हित करके लोग बताने काम करें, तो जांच के विषय बताएंगे, वो तो अलग मामला है। मेरे कहने का मतलब है कि बाबूलाल मरांडी जी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, जो 2002 में बाहरी भीतरी का मामला लाए थे, जिसको पुनरावृत्ति अभी प्रतुल जी बता रहे थे, ये लोग करते हैं। के खतिहान को लेकर जो जड़ आपने शुरू किया था और आज भी आपके नेता बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के हैं। तो मेरे कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, सच पूछिए तो अभी जड़ आपने शुरू किया था, ध्यान में रखिएगा, मुद्दा विहीन है, अभी मुद्दा विहीन है। अब वो चाह रही है कि किसी भी तरीके से जो मास लेवल, चूंकि महागठबंधन में जो है कि महान सारे जो है ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, लेकिन महागठबंधन में हमारा जो मास वोट है 80-85% है और भारतीय जनता पार्टी इसमें सेंध लगाने की भरपूर कोशिश करी है, जबकि इनका नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। चूंकि जातीय जन का नहीं करा नहीं सकते हैं, आरक्षण पर बात नहीं कर सकते, 9 शेड्यूल में मामला गया है, महामहिम राज्यपाल के यहाँ फंसा हुआ है। अगर आपकी मन इतना साफ है, इस चीज को आप 9 शेड्यूल के लिए केंद्र को भेज दीजिए और करवाइए, उसे स्पष्ट पता चल जाएगी। अरे सर, 9 शेड्यूल में डालने का सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश नहीं, सुनिए ना, 9 शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आया है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी समीक्षा हो सकता है, और समीक्षा हो रही है। समीक्षा हो सकती है तो आप लागू कर दीजिए। अगर समीक्षा हो सकती है तो आप 1932 के खतियान को लागू कर दीजिए, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तो समीक्षा होगी। अब देखिए, राज्य सरकार तो अपने हिसाब से कैबिनेट और यहाँ भेज कर दिया, मेरा वो कहना नहीं, मेरा कहना है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। धर्म के नाम पर अभी इन्होंने बार बार कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, सुनना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब अभी से आप ऊपर जाइए। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा राज्य में शासन की है, 17 साल के उसमें सहयोग में जेडीयू भी रहा है, आसू भी रहा है। अब इसे आपको ऊपर उठना होगा और उस समय का और अभी में लोगों की मानसिकता बदली है, वोटर की मानसिकता बदली है। 1932 के खतियान को लागू करने के पक्षधर है, लेकिन अभी राजद के जो अभी आपने बोला हम 1985 की अभी बात आप कर रहे थे, इसकी बात करनी चाहिए। ग्रेड की नौकरियों में 1932 का खतियान लागू होने के पक्षधर है। हमने वोट किया था तो सर 85 लागू कर, हमें कोई आपत्ति नहीं, देश का कोई आदमी आकर रहे, लेकिन में और विरोधाभास की स्थिति पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है। राजद इसी महागठबंधन का एक हिस्सा है
और 1932 का विरोध कर रहा है। अभिषेक, अभी आपने देख लिया ना, 1932 के खतियान का ये विरोध कर रहे हैं 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में। क्या साहब, झारखंडी या क्लर्क और स्वीपर की नौकरी भी नहीं कर सकते? आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, अब तो घूम रही है बात कर रहे हैं, ऐसा कोई फायदा नहीं होता। विधानसभा में भी वोट दिए थे, लेकिन हमारा मानना है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश से दूसरे जगह से आकर लोग रहे हैं, उनका भी झारखंड में उतना ही हक है, वो भी रहने लायक है। आप उनको भगाने की बात कैसे करते हैं? आप उनको प्रश्न चिन्ह कैसे करते हैं? आप विधायक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रतुल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बोला कि अगर कोई विधायक बयान देता है तो अधिकृत होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। बीजेपी का प्रवक्ता जी संविधान को बदलने के लिए अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बयान दिया था, अधिकृत रूप से बयान दिया था, तो क्या उनका पार्टी का बयान था कि उनका निजी था? प्रतुल जी सवाल बेहतर पर विरोध किया नहीं और जेएमएम आपने बताया नेहा तिर्की का बयान निजी नहीं हो सकता, पार्टी आप बताइए। संविधान बदलने की जब बात हो रही थी लल्लू सिंह सांसद का निजी था कि पार्टी का बयान था? बताना सच्चाई है, पूरे राज्य के लोग सुन रहे हैं, बात करेंगे, लेकिन चैनल में विरोध कर रहे हैं। अरे चैनल में आप क्या बोलिएगा, सवाल पर जवाब दे दे। चलिए संजय सिंह विरोध किया, संजय सिंह साहब, जो सियासत चल रही है नहीं कर सकते, आप लोग का चलने वाला नहीं है। कांग्रेस को जो बाहरी भीतरी का आप नैरेटिव कह लें या विवाद कह लें या तूल देना भाजपा की रणनीति, अरे आपका पाउडर इस बारिश में धुल गया, आपका असली चेहरा पार्टी का नेता मंत्री बता दिया जो आप सवाल करना चाह रहे हैं। ये सब बकवास सवाल, इस पर कोई विषय नहीं है, डिबेट नहीं होता है। चलिए संजय सिंह साहब बोले सर, बोले 1932 के विरोधी है, बोले सर, अब आप लोग तो नेशनल चैनल का डिबेट देख चुके हैं सर, हर जगह क्रॉसिंग चल रहा है, ये ठीक नहीं। जब सदन में जूते चप्पल चल रहा है, सदन में वॉकआउट चल रहा है सर, तो यहाँ तो डिबेट है। बात पूरी कर संजय सिंह साहब, बर्बाद होता है, बात पूरी कर संजय आपकी विधायक ने कहा सर, बात पूरी करें। कांग्रेस का अधिकृत बयान आ गया कि नेहा तिर्की का निजी है, पार्टी का नहीं है। संजय सिंह साहब मैं अपने पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, बात पूरी करें संजय सिंह। देखिए मेरा ये कहना है कि अरे तो नेहा तिर्की को शोकॉज किया कांग्रेस ने, अब आप भी स्पष्टीकरण दे दीजिए। महागठबंधन को बताना चाहिए कि 1932 का आपने अभी कैलाश यादव जी राजद के प्रवक्ता ने विरोध किया। 2 मिनट बचे, आप बताइए कि जनता दल गठबंधन में रखेगी कि नहीं, सवाल का जवाब दें। प्रतुल सहदेव जी, हम लोगों ने आपको पूरा समय दे दिया, आप बोलिए हम लोग को बिहार बिल्कुल हमारे गठबंधन का भी हिस्सा है, लेकिन आप तो खतियान का विरोध कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का विरोध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनकी बात से सुन क्यों रहे हैं? ये आपका कौन है? आप आए, ये उनको क्यों जवाब दे रहे हैं? सवाल आपसे की शादी नहीं है तो न्योता देकर बुलाया जाएगा, लेकिन राजहित की बात होगी। आप बिहारियों को बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नेता, अपमानित करना मेरा कहीं से उद्देश्य नहीं है। और आप जिस भी दल से हैं, आप जिस भी पार्टी से हैं, भाजपा चाहे हो, वो प्रतुल जी हो, प्रतुल जी अपनी छाप छोड़ रहे हैं, जनता देख रही है उनको। मैं क्यों दिखाने जाऊंगा जनता को आईना? वो तो जनता आईना दिखाएगी आपको। 10 सेकंड में बोलना चाहता हूँ। बोले अरुण जी, आप बोले। जब से यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा जी आए हैं, आपके चैनल में कल हमने लाइव देखा जी, वो कभी घुसपैठ के बारे में बोलते हैं कि 40% जनसंख्या आसाम में बढ़ गई घुसपैठ से। क्या कर रहे हैं उन घुसपैठियों के साथ, वो तो अभी तक बताए नहीं वो। और देखिए अपना सरकार का नाकामी को सिर्फ उजागर करते हैं। कभी केंद्रीय गृह मंत्री का घुसपैठ अगर हो रही तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। कल क्या बोल रहे थे, आप ही चैनल में हमने देखा, बोल रहे थे कि 2015 में हाईकोर्ट का आदेश दिखा रहे थे। जनाब हंस लीजिए, हंसने से थोड़ी ना कुछ होना है। छोड़े सर, आप लोग एक दूसरे पर प्रतिक्रिया मत दें, अपनी बातें पूरी करें। क्या बोल रहे थे कल हेमंत बिस्व शर्मा जी की 2015 में इस आदिवासी को कोर्ट ने कहा कि इस आदिवासी को उनका हक मिलना चाहिए। चलिए किसी भी गलत तरीके से उनका जमीन रजिस्ट्री करवा लिया किसी मुस्लिम परिवार में, पर कोर्ट ने 2015 में वर्डिक्ट दिया ना कि जमीन में कब्जा दिलवाइए। तो कब्जा कौन दिलाता, उसको किसकी सरकार थी वो बताना भूल गए। रघुवर दास की डबल इंजन की सरकार थी। आप लोग आदिवासी का हक कर क्या बात करते हैं? ऐसी होने का ढोंग मत कीजिए। आपने देखा जदयू से एक बार सागर जी, अब एक बात सबसे सवाल पूछूं। सागर जी, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि लिखित तौर पर हमको दे दे हेमंत सोरेन साहब या राज्य सरकार दे दे कि घुसपैठ केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार इस पर जांच कर ले। कितने सहमत है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा जांच कराया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। और मैंने तो पहले भी कहा कि ये कॉमन और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फेंका फेंकी वाला बात नहीं होना चाहिए कि ये केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम लोग सभी का हकमारी होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग उसको कैसे रोकें, कैसे सुलझाएं। संजय सिंह साहब, दूसरी बात एक बात मैं सर, समय नहीं, एकदम वक्त नहीं है सर, 5 सेकंड में हम खत्म करेंगे। जल्दी करें। और दूसरी बात, जो बाहरी भीतरी की जहां तक बात हो रही थी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आया और शिल्पी नेहा तिर्की का जो बयान आया, ये स्पष्ट है कि राज्य में विधानसभा के चुनाव सामने है और ये बयान जो है बाहरी भीतरी के मानसिकता को जगाने वाला है। आपस में जो राज्य में नागरिक रह रहे हैं उसमें नफरत फैलाने वाला है और आग में घी डालने वाला है। चलिए संजय सिंह साहब, आपका रुख करते हैं। आप कितना भी कहें कि विधायक का अपना व्यक्तिगत मत है, लेकिन विधायक ने ना तो अपना शब्द वापस लिए, ना ही पार्टी ने उनको किसी तरीके का शोकॉज किया, कोई स्पष्टीकरण दिया। ये अलग मुद्दा है। पूरा विमर्श और चर्चा बेमाने है, क्योंकि बगैर सेंसस के और बगैर आंकड़ों के डेमोग्राफी में चेंज की बात हम लोग स्टूडियो में कर सकते हैं। भारत की सरकार जब तक ये तो सर सदन में हो रहा है, आप स्टूडियो सोशियो इकोनॉमिक, आप मीडिया को ही क्यों घेर रहे हैं सर? सदन में जाकर क्यों नहीं तो कांग्रेस ने सदन में क्यों नहीं कहा कि बिना सेंसस के हम बात नहीं करेंगे? राजनीतिक पार्टियां और मीडिया मिलकर एक नैरेटिव झारखंड में बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं सदन में? फिर आप सदन में क्या खत्म हो गया? एक मिनट रुके संजय सिंह साहब, लगातार मत बोलिए, मेरा भी सवाल सुन लीजिए, लगातार मत बोलिए, मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आप मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि नैरेटिव सेट कर रही है दूसरी पार्टी और ये बेमानी है, ये बहस तर्क नहीं होना चाहिए। मुझे ये बता दीजिए कि सदन में क्यों आपके सीएम बोल कर रहे हैं? सदन में आपके विधायक क्यों शांत हैं? आपके विधायक जो मंत्री बने वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं कि घुसपैठिए के मुद्दे पर सदन में बात नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी के बयान में बिहारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। हम लोग मीडिया बताना चाहिए। चलिए समाजशास्त्री, अरे सर, जो राज्य की समस्या है, जिस चीज पर राज्य जलने को आमादा है, उस पर तो चर्चा होगी कि राज्य में दोबारा स्थितियां उसी तरीके से तनावपूर्ण ना हो जाएं। अब आपको अगर ये बेमानी लगती है तो आप इस बेमानी तर्क में शामिल ना हो सर, ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप बेमानी तर्क में अपना कोई बात ही योगदान ही ना दें। लेकिन आपकी पार्टी के विधायक अगर ये कहते हैं कि बिहारी और मराठी और बंगाली आकर यहां मुखिया बन जा रहे हैं और आप ये कह दें कि उनका व्यक्तिगत मसला है, ये पल्ला झाड़ने वाली बात है साहब। ये कहीं से सहमत नहीं होना। अगर आप सोकोच कर देते कि स्पष्टीकरण मांग लेते। कैलाश यादव साहब, देखिए, मैं ये समझता हूं कि राजद इस आग को भली भांति समझ रहा है, जितना मैं समझता हूं कि राजद और आजसू ये दो, और कांग्रेस भी इस आग में तीखा जलने जा रहा है, क्योंकि अगर ये नैरेटिव भी सेट हो रहा है और ये आग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वोट बैंक का नुकसान आप लोगों को जरूर होना है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, इस नफरत की राजनीति से बचना चाहिए और लोगों को लड़वाने पर जो है कि अपना विचार वापस लेना चाहिए। ये सही बात, क्योंकि ये नफरत की राजनीति राज्य के हित में नहीं है, विकास के हित में नहीं है। लोगों को सकारात्मक राजनीति करना चाहिए और सकारात्मक बात करनी चाहिए। एकदम सहमत हूं आपकी बात से। प्रतुल साहब, कम समय में जवाब दीजिएगा, आखिरी में आपके पास आया हूं। ये जो आपके असम के सीएम साहब कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन साहब राज्य सरकार लिख के दे दे कि केंद्र सरकार घुसपैठ की जांच करे, क्या संथाल में वास्तव में आप लोग केंद्र सरकार का अस्तित्व चाहते हैं, केंद्र सरकार का स्वामित्व चाहते हैं, नेशनल टेरिटरी घोषित करवाना चाहते हैं संथाल को? जल्दी बात पूरी करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे तो स्पष्टीकरण हो चुका है कि जो सांसद का बयान था निजी बयान था। भारतीय जनता पार्टी निजी हो गया, देश के सबसे असफल नफरत की राजनीति का विरोध कर रहे थे, तो इनको बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने बिहारियों को आक्रमणकारी कर्मचारी जैसे शब्दों से सुशोभित किया था एक राष्ट्रीय चैनल में इंटरव्यू में। वो क्या था? वो मुख्यमंत्री जी जो बिहारी को वो तो एक सवाल जवाब कई है। वक्त समाप्त हो गया है, वक्त समाप्त हो गया। सभी अतिथियों को धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ आरजेडी से कैलाश यादव साहब थे। कैलाश जी बहुत धन्यवाद आपको। जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ थे। अरुण जी बहुत धन्यवाद आपको। कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह साहब हमारे साथ थे। संजय जी बहुत धन्यवाद आपको। और जदयू से हमारे साथ सागर कुमार जी थे। सागर जी बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। दरअसल मुद्दा निश्चित तौर पर पेचीदा है। मुद्दा पेचीदा इसलिए है क्योंकि यह बात हर दल जानता है कि पाकुड़ संवेदनशील होता जा रहा है और पाकुड़ से लहरें धीरे धीरे बढ़ रही हैं गोड्डा की तरफ, दुमका की तरफ। यह मीडिया में भी आपको अक्सर सामना करना पड़ता होगा। अब ये घुसपैठिए हैं या लोकल लोग हैं या बढ़ती हुई जनसंख्या की मार है, यह जांच का विषय है। इसको केंद्र जांचे, राज्य जांचे, लेकिन यह भी सच है कि अगर घुसपैठ की बात होगी तो आरोप हमेशा केंद्र सरकार पर ही जाएगा। अब साबित करना होगा कि आखिर घुसपैठ
हुआ कब था। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।